हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 32 है। और अभी हम आपका देख रहे थे गुप्त काल। तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा इसके बारे में बता दूं तो ये जो सीरीज़ चल रही है ये आपकी 2300 क्वेश्चन सीरीज़ है। और यहाँ पे मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है। तो पिछली जो भी वीडियो है वहाँ पे आप जाके जितने भी टॉपिक कंप्लीट हुए हैं आप जाके देख सकते हो। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और जितने भी प्रश्न करवाए हैं सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके जितने भी संभावित एग्जाम है जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड या नेट केवीएस या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। ए ऑप्शन आपका प्रवरसेन प्रथम, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन आपका सर्वतात और डी ऑप्शन है पुष्यमित्र। तो इसमें जो सही आंसर है वो है प्रवरसेन प्रथम। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो इसको प्रवरसेन प्रथम को पुराणों में प्रवीर कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रवीर। पुराणों में इसको प्रवीर कहा गया है। और इसकी जो राजधानी बताई गई है, इसकी राजधानी काचानक बताई गई है। क्या बताई गई है? काचानक। किसकी राजधानी? प्रवरसेन प्रथम की। और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि इसने 7 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और 7 सोम यज्ञ का 4 अश्वमेध यज्ञ, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और 7 सोम यज्ञ का इसने संपादन किया था। 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ और 7 आपका सोम यज्ञ। ये आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन गुप्त शासक नहीं था? ए ऑप्शन आपका रामगुप्त, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त और डी ऑप्शन है देवगुप्त। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। ये क्यों है? क्योंकि ये जो देवगुप्त है ये आपका देवगुप्त जो था ये आपका उत्तर गुप्त वंश का शासक था। और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तरकालीन गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो उत्तरकालीन गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो आपका कृष्णदत्त था। और हर्ष, इसके देवगुप्त के बारे में थोड़ा और बता दूं तो हर्ष के मधुबनी और बांसखेड़ा लेख में इसका देवगुप्त का नाम उल्लेखित मिलता है। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि देवगुप्त का नाम कहाँ पे प्राप्त होता है, तो हर्ष के मधुबन और बांसखेड़ा लेख में देवगुप्त का नाम उल्लेखित है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी आंसर सही था, डी आंसर देवगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? ए ऑप्शन आपका कन्नौज, बी ऑप्शन है थानेश्वर, सी ऑप्शन है प्रयाग और डी ऑप्शन है वाराणसी। तो इसमें सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन किसका अनुयायी था? ए ऑप्शन है आपका शैव धर्म, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन है आपका जैन धर्म और डी ऑप्शन है आपका वैष्णव धर्म। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए। इसका ए ऑप्शन। अच्छा, ये जो पिछला क्वेश्चन है कन्नौज, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। ये जो आपका कन्नौज था ये मध्यकाल में इत्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये कन्नौज जो था ये मध्यकाल में इत्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और इसको कन्नौज या कान्यकुब्ज मतलब इसके जो अन्य नाम थे वो आपका कान्यकुब्ज, नगरों की रानी और महोदय नगर इसका अन्य नाम है। ये एग्जाम में अक्सर पूछता है, महोदय नगर आपके कन्नौज को कहा जाता है। और इसके अलावा हर्षचरित में इसको कुश स्थल कहा गया है। ये सारे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। कुश स्थल कहा गया है। और इसमें जो कान्यकुब्ज है वो कान्यकुब्ज का जो शाब्दिक अर्थ था वो था कुबड़ी कन्याओं का नगर। कान्यकुब्ज का शाब्दिक अर्थ क्या था? कुबड़ी कन्याओं का नगर। कुबड़ी कन्याओं का नगर। ये नोट कर लेना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी सम्राट द्वारा हर्षवर्धन के साम्राज्य में भेजे गए राजदूत जो कि दुर्भाग्य से हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही उनकी राजधानी थानेश्वर पहुंच सके। ए ऑप्शन है वांग ह्यूत्से, बी ऑप्शन आपका ह्यूंग नू, और सी ऑप्शन है यूए ची, और डी ऑप्शन है रिमपोशे। तो इसमें जो सही आंसर है ये है आपका ए। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो वांग ह्यूत्से है ये जो चीनी राजदूत था वो थांग सम्राट द्वारा, किसके द्वारा, थांग सम्राट द्वारा 3 बार भारत भेजा गया था। थांग सम्राट द्वारा 3 बार भारत भेजा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। ए ऑप्शन आपका विक्रमशिला, बी ऑप्शन है तक्षशिला, सी ऑप्शन आपका मगध, और डी ऑप्शन आपका नालंदा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। और इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो हर्ष ने नालंदा को चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरवा दिया था और यहाँ पे ताम्र विहार बनाया था। और ये भी कहते हैं कि हर्ष ने 100 गांवों की जो आय थी वो नालंदा के खर्च हेतु दान में दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, नोट कर लेना आप। और इसके बारे में कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ह्वेन कहता है कि इसकी जो स्थापना किया था वो शक्रादित्य किसके बारे में कहते हैं, शक्रादित्य यानी कि कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। ये कौन कहता है, तो आपका ह्वेन कहता है। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये भी कहते हैं कि इसके अंदर कम से कम 8 कॉलेज थे जो कि 8 विद्यानुरागियों द्वारा इसको बनवाया गया था। और इसको नष्ट किसने करवाया था, ये एग्जाम में पूछता है। तो इसको नष्ट जो करवाया था 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था, बख्तियार खिलजी ने। थोड़ा यहाँ लिखने में दिक्कत होती है तो जो चीज़ें मैं बताती हूँ आप नोट कर लेना, एडजस्ट करना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था यहाँ। ए ऑप्शन है थानेश्वर, बी ऑप्शन है आपका कन्नौज, सी ऑप्शन है आपका प्रयाग, और डी ऑप्शन है आपका बनारस। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी, प्रयाग। और हर्षवर्धन ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था और उसके जो टाइमिंग क्या है, तो उसकी जो टाइमिंग है वो 635 ईस्वी में किया था। 635 ईस्वी में, ये नोट कर लेना, महामोक्ष परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की थी। ए ऑप्शन है ह्वेनसांग, बी ऑप्शन है फायन, सी ऑप्शन है अल्बरूनी, और डी ऑप्शन है मेगस्थनीज। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन पराजित हुआ था। ए ऑप्शन है शशांक से, बी ऑप्शन है रामपाल से, सी ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय से, और पुलकेशिन से, और डी ऑप्शन आपका प्रवर सेन से। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो केवल 2 स्रोत कौन कौन से, एक तो ह्वेनसांग की सीयू की, और एहोल अभिलेख जो है, मतलब पहला सीयू की है जो कि ह्वेनसांग का है, और दूसरा एहोल अभिलेख। इन्हीं 2 स्रोतों से हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। इसमें हर्षवर्धन जो है वो पराजित हो जाता है। और यह युद्ध कहाँ होता है, तो ये जो युद्ध होता है वो नर्मदा नदी के तट पे होता है, नर्मदा नदी के पास होता है। और जो एहोल अभिलेख है उसमें हर्ष को शकलोत्तर नाथ कहा गया है। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एहोल अभिलेख में शकलोत्तर नाथ कहा गया, एहोल अभिलेख में किसे शकलोत्तर नाथ कहा गया है, तो ये आपके हर्षवर्धन को कहा गया है। कहाँ बताया गया है ये, तो एहोल अभिलेख में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है। ए ऑप्शन आपका बासखेड़ा, बी ऑप्शन आपका एहोल, सी ऑप्शन है ग्वालियर, और डी ऑप्शन है पेहोबा। तो भी मैंने आपको बताया ही, ये बी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष के शासन काल के समय वल्लभी का राजा कौन था। ए ऑप्शन आपका शशांक, बी ऑप्शन है ध्रुवसेन द्वितीय, सी ऑप्शन है भास्कर वर्मन, और डी ऑप्शन आपका पुलकेशिन द्वितीय। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है। ए ऑप्शन है रत्नावली, बी ऑप्शन है नागानंद, सी ऑप्शन है प्रियदर्शिका। तो ये जो तीनों है ये उपयुक्त सभी इसका सही होगा क्योंकि तीनों नाटक हर्ष द्वारा रचित है। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। डी सही होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं थी। रत्नावली, बी ऑप्शन नागानंद, सी ऑप्शन हर्षचरित, और डी ऑप्शन है आपका प्रियदर्शिका। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, इसमें ये जो हर्षचरित है ये गलत है, सी ऑप्शन इसमें सही है।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आंसर होगा इसका, क्योंकि हर्षचरित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है रत्नावली हर्ष, बी ऑप्शन है मृच्छकटिकम शूद्रक, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस राजशेखर और डी ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त। तो इसमें जो सही है ये सी वाला जो है ये मैच नहीं है, क्योंकि ये जो मुद्रा राक्षस ये राजशेखर का नहीं है, किसका है? ये विशाख दत्त का है। और जो विशाख दत्त है उनकी दो रचनाएं थी, दो नाटक उनकी थी। एक तो आपका ये मुद्रा राक्षस था और ये दूसरा देवी चंद्रगुप्तम था। तो सी एंस में आपका सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं था? ए ऑप्शन आपका भवभूति, बी ऑप्शन है बाण, सी ऑप्शन है मयूर और डी ऑप्शन है दिवाकर। तो इसमें जो सी ए ऑप्शन आ है, ए जो ऑप्शन है इसका, ये हर्ष का दरबारी कवि नहीं था। ये कहाँ, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये आपके यशोवर्मन के दरबार में रहते थे, यशोवर्मन के दरबार में। और इन्होंने संस्कृत के इनके जो नाटक, तीन प्रसिद्ध नाटक हैं संस्कृत के, कौन कौन से? महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित के किसके हैं? तो ये आपके भवभूति के हैं। महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट ने किसे हूण हरिण केसरी कहा है? ए ऑप्शन है आपका हर्षवर्धन, बी ऑप्शन है राज्यवर्धन, सी ऑप्शन है आपका प्रभाकर वर्धन और डी ऑप्शन है आपका नरवर्धन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसमें ए ऑप्शन आपका नरवर्धन, बी ऑप्शन आदित्यवर्धन, सी ऑप्शन है राज्यवर्धन और डी ऑप्शन आपका प्रभाकर वर्धन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो वर्धन वंश में जो सर्वप्रथम महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी वो आपका ये प्रभाकर वर्धन ही थे। और ये जो थे ये पुष्यभूति वंश के मतलब जो पुष्यभूति वंश था उसकी स्वतंत्र सत्ता के प्रथम संस्थापक भी थे। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। और आपका जो बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख है, कौन सा ताम्रपत्र लेख? बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख है, उसमें इनको प्रभाकर वर्धन को सूर्य का परम भक्त बताया गया। किसका परम भक्त बताया गया? सूर्य का, बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए पहला है इत्सिंग, दूसरा ह्वेनसंग और तीसरा आपका फायान और चौथा जो है आपका मेगस्थनीज। तो इसमें जो आने का क्रम है, सबसे पहले कौन आएगा? उसमें आपका मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज है, फिर आपका फायान आता है, फिर उसके बाद आता है आपका ह्वेनसंग। तो आपका 4 3 2 सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? ए ऑप्शन है शशांक, बी ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, सी ऑप्शन है ईशान वर्मा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए ईशान। ये शशांक ने बोधि वृक्ष को नष्ट किया था। और ये शशांक जो था बंगाल का गौड़ शासक था और ये कट्टर शैव धर्मावलंबी था। इसके बारे में कहते हैं कि इसने गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फिकवा दिया था। और ये जो शशांक था इसका मूल नाम क्या था? तो इसका नाम नरेंद्र गुप्त था। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि नरेंद्र गुप्त किसका नाम था, तो आपका शशांक का। ठीक है। और इसे जो गंजाम लेख है उसमें इसको शशांक को महाराजा धीराज कहा गया है। कौन से लेख में? गंजाम लेख, गंजाम लेख। उसकी टाइमिंग क्या है? तो 619 20 गंजाम लेख में इसको महाराजा धीराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? ए ऑप्शन आपका मौर्य, बी ऑप्शन आपका वाकाटक और सी ऑप्शन आपका गुप्त और डी ऑप्शन जो है आपका वर्धन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, वाकाटक ने। और इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये सेतुबंध जो था इसको सेतुबंध भी कहते थे या फिर इसको रावण हो भी कहते थे। और उसकी रचना किसने की थी? तो वाकाटक शासक प्रवर सेन द्वितीय ने किया था। किसने किया था? प्रवर सेन द्वितीय ने किया था। और इसमें राम की लंका विजय का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक को बाद में कालिदास ने संशोधित किया था। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर थी। ए ऑप्शन आपका 15%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन आपका 24% और डी ऑप्शन है आपका 36%। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है सी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो प्राचीन काल में जो ब्याज की दर थी वो 15% थी।
15% थी, लेकिन 7 से 9वीं शताब्दी के बीच में यानी कि गुप्तोत्तर काल में ये 24% आपकी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, अच्छा मान लो ये जो आपका है ये आपका जो ब्याज से संबंधित है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। अगर मान लो ये पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की धारणा सर्वप्रथम किसने दी थी, तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो धारणा दी थी वो आपके गौतम ने दिया था। किसने दिया था? गौतम ने। और सबसे पहले नहपान के नासिक अभिलेख में, कौन से अभिलेख में? नहपान के नासिक अभिलेख में 12% सालाना ब्याज दर का उल्लेख हुआ है। नासिक अभिलेख में किसका है? ये नहपान का है। नहपान के नासिक अभिलेख में 12% सालाना ब्याज दर का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? ए ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम और डी ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो इसमें जो सही आंसर है आपका सी है, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री माना जाता था। ए ऑप्शन आपका सेनापति, बी ऑप्शन है महादंडनायक, सी ऑप्शन है संधि विग्रहक और डी ऑप्शन आपका कुमार मात्य। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करते हुए नीचे दी गई संकेत तालिका में से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन आपका उपरिक, बी ऑप्शन है दंडपाशिक, सी ऑप्शन है मति सचिव और डी ऑप्शन है रज्जुक। तो इसमें आपका मिलान करना है। तो उपरिक क्या थे? तो उपरिक जो थे आपके प्रांतीय गवर्नर होते थे, यानी कि ए का 2, बी और डी में से कोई एक होगा। और ये दंडपाशिक क्या थे? तो दंडपाशिक जो थे वो पुलिस अधिकारी थे, तो 2 का 3। फिर उसके बाद मति सचिव कौन थे? तो मति सचिव जो थे ये आपके मंत्री होते थे। और रज्जुक कौन थे? तो ये कर संग्रहक होते थे। तो आपका सही आंसर होता है इसमें बी। बी इसमें सही होगा, मैच कर लेना, बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? ए ऑप्शन आपका मौर्य काल, बी ऑप्शन है गुप्त काल, सी ऑप्शन है कुषाण काल और डी ऑप्शन है राजपूत युग। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है बी। अच्छा मान लो क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो बाघ की गुफा है इसको किसने खोजा था? तो इसको जो खोजा था 1818 में लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने खोजा था। किसने खोजा था? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने 1818 में। ठीक है, और ये बाघ की गुफाएं से टोटल 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, ध्यान रखना। कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 9। जस्ट मिनट, कितनी गुफाएं हैं? टोटल 9। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी थी? ए ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त और डी ऑप्शन है आपका कुमारगुप्त। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुवर्ती क्रम सही है? ए ऑप्शन है विंध्य शक्ति प्रथम, ए ऑप्शन है विंध्य शक्ति प्रथम, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीशेठ प्रथम, बी ऑप्शन है प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, विंध्य शक्ति प्रथम और पृथ्वीशेठ प्रथम, सी ऑप्शन है विंध्य शक्ति प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम और पृथ्वीशेठ प्रथम और डी ऑप्शन है विंध्य शक्ति प्रथम, पृथ्वीशेठ प्रथम, रुद्रसेन प्रथम और प्रवरसेन प्रथम। तो इसमें जो सही होगा वो है आपका ए, विंध्य शक्ति प्रथम है, फिर उसके बाद प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, फिर पृथ्वीशेठ प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? ए ऑप्शन है आपका परिव्राजक, बी ऑप्शन है वर्मन, सी ऑप्शन है उच्छकल्प और डी ऑप्शन है सेंद्रक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, सेंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे राजाओं की एक सूची दी गई है। ए पहला है विष्णुगुप्त, दूसरा है नीलराज और तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय और चौथा है भास्कर वर्मन। इनमें से कौन से राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा वो विष्णुगुप्त और नीलराज को पराजित किया था। तो पहला और दूसरा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण के जिन राजाओं को जीता था उन शासकों को जीता और उनके शासकों को पराजित किया, उनका जो उल्लेख मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में
19वीं और 20वीं पंक्ति में वर्णित है। 19वीं और 20वीं पंक्ति में वर्णित है ये प्रयाग प्रशस्ति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति को कोट्टर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया गया है? ए ऑप्शन आपका विशाखापट्टनम का दक्षिणी समुद्र तटवर्ती क्षेत्र। बी ऑप्शन उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर। सी ऑप्शन है उत्तरी अर्काट जनपद में स्थित कोट्टलूर। और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित पलक्कड़। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका बी है। कोट्टूर को किससे समीकृत किया गया है? तो ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगुप्त की कथा निम्न में से किसमें प्राप्त नहीं होती है? ए ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्तम। बी ऑप्शन है श्रृंगार प्रकाश। सी ऑप्शन है नाट्य दर्पण। और डी ऑप्शन है कथा सरित सागर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने पुष्यमित्र को पराजित किया था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। बी ऑप्शन है स्कंदगुप्त। सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। और डी ऑप्शन आपका कुमारगुप्त। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है बी, स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन का मुख्यमंत्री कौन था? ए ऑप्शन आपका कुंतल। बी ऑप्शन है भांडी। सी ऑप्शन है सिंगनाद। और डी ऑप्शन आपका देवगुप्त। तो इसमें सही आंसर है वो है आपका बी, भांडी। इसके बारे में बता दूं तो ह्वेन-सांग ने भांडी को पोनी कहा है। क्या बोला है? पोनी। किसको बोला है? भांडी को। किसने कहा है? ह्वेन-सांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? ए ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। बी ऑप्शन है आपका विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। सी ऑप्शन है आपका वाणभट्ट का कादम्बरी। और डी ऑप्शन है आपका कल्हड़ का राजतरंगिणी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में किसने सार्थवार शब्द प्रयुक्त हुआ है? ए ऑप्शन इलाहाबाद स्तंभलेख। बी ऑप्शन है मथुरा स्तंभलेख। और सी ऑप्शन आपका मानकुवर स्तंभलेख। और डी ऑप्शन आपका दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। तो ये आपका गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित जितने क्वेश्चन थे ये आज आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे वो आपका होगा संगम काल। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ लेना। और प्लेलिस्ट में इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके आप पिछली जितनी भी वीडियो है सारे देख लेना। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। ओके, थैंक यू।